हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 2 है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है इंडिकेटर के बारे में, जिसमें इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा था, जिसमें इंडिकेटर ऑर्डर दे रहा था, जिसमें हम उसकी खुशबू को पहचान रहे थे। और अब हम देखेंगे कि कैसे वो कुछ साउंड भी प्रोवाइड करा सकता है, जैसे कि बर्निंग कैंडल, जिसमें हाइड्रोजन गैस मिलते ही हमें एक साउंड मिल रहा है। चलिए देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। देखिए इसमें सावधानी क्या करना है, एक्टिविटी है, इसमें सावधानी क्या करना है कि द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, मतलब टीचर के हेल्प इसमें ज़रूरी है। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.1 में क्या दिखाया है कि एक स्टैंड है, स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को फंसा रखा गया, उसमें इंसर्ट करा गया है, और इस टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं, जिसके ज़रिए जो हाइड्रोजन गैस बबल्स रिलीज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद एक बेंड ट्यूब है जो कि डिलीवरी ट्यूब कह सकते हैं, गैस को डिलीवर कर दे रहा है सोप सॉल्यूशन में, तो इसको हम डिलीवरी ट्यूब सेट किया गया है, और बगल में कंटेनर रखा गया है जिसमें एक सोप सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू इट। जिंक का ग्रेन्यूल क्यों रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटे टुकड़े में रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया उसका एक्सपोज रहेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स पे क्या आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्ज़र्व क्या करना है, उस पर एसिड और मेटल का, जिंक क्या है, मेटल है, उसका रिएक्शन होगा, तो उस पर जो है एक मतलब हाइड्रोजन गैस का मतलब इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब इस गैस को जो है डिलीवरी ट्यूब के जरिए जो है एक सोप सॉल्यूशन में पास करिए। अब ये कह रहा है वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, क्यों बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं सोप सॉल्यूशन में। तो सोप सॉल्यूशन में बबल इसलिए फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि वो जो जिंक मतलब मेटल है वो एसिड के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है, एसिड के पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लिख रहा है टेक ए बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। अब हम क्या करेंगे, जलता हुआ कैंडल हम लाएंगे बबल के पास। देखिए क्या हो रहा है कि सोप सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस मतलब उसमें जो इवॉल्व करता हुआ हाइड्रोजन गैस जो है सोप सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो बबल बन के बाहर आ रहा है। वो बबल जब कैंडल के फ्लेम से टकराएगा तो एक साउंड आएगा, एक पॉप साउंड करके आएगा, पॉप साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो लिख रहा है टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल, ऐसा बबल जिसमें गैस भरा है, गैस फिल्ड बबल। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम साउंड ऑब्जर्व करेंगे, पॉप साउंड। ठीक है, चलिए आगे लिखा है रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर एसिड, दूसरे एसिड के साथ कह रहा है, जैसे कि HCl है, HNO3 है, और एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करने वाले एसिड हैं। अब इस रिएक्शन फिगर में जो दिखा रहा है रिएक्शन, इसमें क्या किया है, H2SO4 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है H2SO4 की जगह पे हम HCl इस्तेमाल कर सकते हैं, HNO3 इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3COOH इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारे लैब में जो भी पड़ा हो इन सब में से हम किसी का भी प्रयोग करके, किसी का भी इस्तेमाल करके हम पॉप साउंड जो है प्राप्त कर सकते हैं। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट, सब में सेम ऑब्जर्वेशन आएगा, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। क्यों, क्योंकि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, चलिए लिखा है फिगर 2.1 में रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल क्या है, जिंक के टुकड़े, जिंक मतलब मेटल, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस दिख तो रहा नहीं है जो इवॉल्व हो रहा है भाई, सोप सॉल्यूशन का जो सोप का जो बुलबुला बना है, बबल बना है, बबल दिख रहा है, लेकिन बबल के अंदर कौन सी गैस है, हवा भरा है कि हाइड्रोजन है कि कौन सी गैस है, कैसे पता चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टर है कि जब भी वो फ्लेम से टकराता है, फ्लेम के मौजूदगी में पॉप साउंड देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट।
दस द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ एसिड कैन बी समराइज्ड एज। ठीक है, अब ये वही बात बताना चाहता है कि एसिड और मेटल जब भी मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आएगा, वो एसिड से आएगा। एसिड जो है हाइड्रोजन आयन निकालेगा किसकी मौजूदगी में, मेटल की मौजूदगी में। ये हम जिंक के ग्रेन्यूल के सरफेस पे हम इसको इवॉल्व होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। तो उसमें क्या करना है, उसमें H2SO4 लिखेंगे और Zn लिख देंगे, H2SO4 प्लस Zn। ठीक है, मतलब एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे एसिड की जगह पर लिखेंगे H2SO4, मेटल की जगह पर लिखेंगे Zn, और सॉल्ट में क्या बना देंगे, सॉल्ट में दोनों के पार्ट को हम जोड़ देंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसमें क्या बनेगा, SO4 निकलेगा, SO4 माइनस माइनस, ठीक है, डबल माइनस होता है, 2 माइनस बोलते हैं, और 2H प्लस आयन निकलेंगे तो ZnSO4 बना सकते हैं, जिंक SO4 और H प्लस जो है आपस में हाइड्रोजन गैस की तरह इवॉल्व होकर निकलेंगे। तो यहाँ पे जो ZnSO4 है इसको हम सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट में कैटायन पार्ट होते हैं, एनायन पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। ठीक है, रिएक्शन हम लिख दिए, रिएक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ हम बेस के साथ भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटेन एज फॉलोज। बेस के साथ हमने जिंक को मिलाया है, जिंक सॉलिड फेज में है और NaOH जो है, NaOH क्या है, बेस है, एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में मिला हुआ है। तो NaOH और जिंक का जब हम मिक्सचर तैयार करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा, तो उसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। इसमें क्या होगा, 2 मोल लिया गया है NaOH का। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है Na2ZnO2। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये सेम हाइड्रोजन गैस, ये भी पॉप साउंड हमको दिखा सकती है। ठीक है, मतलब सुनाई देगा। अब एक्टिविटी दिखा रहा है 2.4, हम देखते हैं क्या लिख रहा है। प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम टुकड़े डालेंगे जिंक मेटल के और ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या कह रहा है, अब इसमें जो है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे और थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3। और 2.3 में जो एक्टिविटी थी सेम वैसा ही हम इसमें करेंगे और इसमें हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। एक बार फिर देखते हैं बेस का रिएक्शन जिंक के साथ। यहाँ पे बेस जो है NaOH है, एक्टिविटी 2.4 के नीचे दिया हुआ है। बेस यहाँ पे NaOH है और साथ में जिंक मिलाया जा रहा है। जिंक जो कि सॉलिड फेज में है और NaOH एक्वस फेज में है। एक्वस मतलब पानी मिला हुआ। यह क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिसको बोल सकते हैं सोडियम जिंकेट सॉलिड। ठीक है, प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये गैस फिर निकलेगा, ये भी पॉप साउंड दे सकता है। ठीक है, यानी हम समझ सकते हैं कि या तो हम एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं मेटल के साथ, एसिड विथ मेटल और बेस विथ मेटल, दोनों कंडीशन में हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और वो हाइड्रोजन गैस हम उसको जांच कर सकते हैं कैसे, एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे नज़दीक में तो पॉप साउंड मिल सकता है। तो ऊपर का जो एक्टिविटी है फिगर 2.1 में, तो जो एक्टिविटी 2.3 है ये हम अदर तरीक़ों से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम एसिड के मतलब बेस भी रख सकते हैं एसिड के जगह पे। ठीक है, ये कह रहा है यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ठीक है, इसमें ये देखना है कि सारे मेटल के साथ यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होता है, कुछ मेटल का रिएक्टिविटी के मतलब एक ऑर्डर में रिएक्टिविटी की एक हायरार्की रहती है, इसमें एक अरेंजमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेटल दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, मतलब कुछ मेटल इसमें नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बाकी सब दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। कैसे मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है हम नीचे देखेंगे। पहले ये नीले कलर में लिखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब A के आगे लिखा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्या है, मेटल है,
तो हम इसे बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। और नीचे टेस्ट ट्यूब बी में लिखा है, रिएक्शन में देखिए इसमें लिखा है सोडियम और साथ में हाइड्रोजन और साथ में कार्बोनेट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम सुन लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड के साथ देखेंगे, यही इसमें हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें हम एक अरेंजमेंट देखते हैं। फिगर 2.2 में दिखा है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इसमें क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब फंसा रखा है, स्टैंड है और एक फनल लगा रखा है, कॉर्क आपको दिख रहा है पैक करने के लिए, सील पैक। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें है और HCl दिख रहा है, डाइल्यूटेड HCl, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ जो है रिएक्शन कर रहा होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इवॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, अब यह गैस जो है ये डिलीवरी ट्यूब अटैच्ड है, कॉर्क के बीचों बीच पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इस पाइप से निकला है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब के द्वारा जो है दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम इसको डिलीवर कर दे रहे हैं, किसको, गैस को, जो गैस इवॉल्व होगी। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है फोटो में, इवॉल्व होकर इस टेस्ट ट्यूब में आ रहा है और टेस्ट ट्यूब में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। चलिए आपको आगे बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर हम CO2 गैस को मिला देंगे तो एकदम सफ़ेद कलर का आपको जो है उसमें नीचे आपको मिलेगा, बैठता हुआ सफ़ेद कलर का मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे इस वाइट मिल जाएगा, मतलब सफ़ेद मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो गैस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए आई है वो एक CO2 गैस है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A and B। ठीक है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट in test tube A and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट in test tube B। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, A और B। A में क्या करना है, आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना है, B में आधा ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों में जो है 2 ml एक में, 2 ml एक में जो है टेस्ट ट्यूब A में, टेस्ट ट्यूब B में, दोनों में 2 ml जो है आप HCl डालेंगे, डाइल्यूटेड HCl डालेंगे। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखो एसिड आपको मालूम है, एसिड H+ देता है। ठीक है ना, तो ये पहचान जाना, जहाँ जहाँ H आएगा आप समझ जाना कि मतलब कैटानिक फॉर्म में जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि H निकल सकता है तो आप समझ जाना कि ये एसिड है। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें जब हम HCl मिलाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व क्या करेंगे देखा जाएगा आगे। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, और एज शोन इन द फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है। चलिए देखिए क्या लिखा आगे, द रिएक्शन अकरिंग इन अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। अब टेस्ट ट्यूब, दो कंडीशन है, एक टेस्ट ट्यूब A के साथ, एक टेस्ट ट्यूब B के साथ। तो ये जो फोटो दिया है ये टेस्ट ट्यूब A के साथ दिया है, इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है डाल रखा है और मतलब डाइल्यूट HCl में सोडियम कार्बोनेट डाल रखा है। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब A का फ़ोटो है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब B का भी फ़ोटो इसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए टेस्ट ट्यूब A में क्या हो रहा है, जो फिगर में दिया है फिगर 2.2 में, कि सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है नीचे बैठा हुआ है, इसमें डाइल्यूटेड मतलब एक्वस फॉर्म में HCl मिला हुआ है, 2 मोल HCl है। तो क्या बना रहा है, नमक बना जा रहा है। ठीक है ना, NaCl बन जा रहा है, वो भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में, और साथ में H2O बन रहा है। और मेनली हमको कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, इसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, यानी इसमें सॉल्ट बन जा रहा है और साथ में वाटर बन जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ बन जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ बन जा रहा है, CO2। ठीक है, अब हम टेस्ट ट्यूब B की बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब B मतलब जो इसमें फिगर में नहीं दिखाया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट डाला गया है। इसमें क्या बनेगा, इसमें HCl मिलाएंगे 1 मोल जो एक्वस होगा, और ये रिएक्शन बना के देगा हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट, इसमें देगा NaCl जो कि एक्वस रहेगा और लिक्विड फॉर्म में H2O रहेगा और साथ में CO2 गैस रहेगा। यानी हम समझ सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में हमको CO2 गैस इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट में देखिए CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी CO3 छुपा हुआ है,
तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें से CO2 इवॉल्व होने की टेंडेंसी है, समझ रहे हैं ना। तो आप रिएक्टेंट को देखते ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये समझ सकते हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि CO2 इसमें से निकल के इवॉल्व होकर चला है, निकल के चला है। अब दोनों कंडीशन में CO2 निकलेगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है फिगर जो हेडिंग है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट तो देखो ऐसे ही करते हैं जैसे इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो हम इसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें फाइनली जो है CO2 गैस मिलेगा, ठीक है ना। फाइनली क्या मिलेगा, मतलब NaCl H2O के अलावा CO2 गैस मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम उस CO2 गैस को डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से कहीं ले जाना चाहते हैं, ले जाके जांच करना चाहते हैं कि वो कौन सी गैस है। हमें पता नहीं है कि वो CO2 है, ठीक है। जब वो गैस हम कहीं ले जाएंगे तब हमें पता चलेगा किसी के साथ। अब वो देखो एक रिएक्शन इसमें हुआ है, जो स्टैंड में टेस्ट ट्यूब फंसा हुआ है, इसमें एक अलग से टेस्ट ट्यूब लाएंगे, तब हम जांच करेंगे कि वो जो गैस इवॉल्व हो रही होगी वो कौन सा गैस है। तो उसके रिएक्शन के आधार पर दूसरे वाले जो टेस्ट ट्यूब, देखो फिगर में जो हाथ लगाया है टेस्ट ट्यूब पे, दूसरा टेस्ट ट्यूब लगाया है, अब इसके रिएक्शन के बेसिस पे हम अंदाज़ लगाएंगे, चाहे हम अंदाज़ क्या, हम सटीक बताएंगे कि हाँ इसमें जो गैस डिलीवरी ट्यूब के जरिए आई है वो CO2 आई है। तो तब जाके ये रिएक्शन लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना। ये रिएक्शन मतलब ये ऐसे हाथ से नहीं मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। उसके बाद तमाम एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इससे ये होता है, तो फिर उसके बाद आदमी को याद हो जाता है कि हाँ इससे ये चीज़ें निकलती हैं, इन दो के मिलाने से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब पहली बार लिखा गया होगा तो वो एक तरीके से ये क्वेश्चन पहली बार लिखा होगा तो पहले वो एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया होगा, प्रूफ के तौर पे मिला होगा, तब जाके ये लिखा गया होगा, समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आगे से इसको एक तरीके से बार बार पढ़ के आपको इसको समझते हुए याद करना है, ठीक है। चलिए, अब जो दोनों केस में CO2 निकलेगा तो हम क्या करेंगे, ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेकर रखेंगे। लाइम वाटर जानते ही हो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है और CO2 गैस है। अब हम इसको जब मिक्स करेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है ना, जो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब चूने की तरह जो है, चूना समझ सकते हैं ना, चूना सुना होगा, देखा होगा, चूने के बारे में सुना होगा आपने, CaCO3, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट नीचे जो है बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। तो जब सफ़ेद वो बैठ जाएगा वाइटिश कलर का, तो हम समझ जाएंगे कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 जो है मिला है, तब जाके ये बना है। देखो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है देखो इस इक्वेशन को फिर से देखो, CaOH ट्वाइस, ये क्या है, बेस है, एक तरीके का बेस है। देखो इसमें OH टेंडेंसी है OH निकलने की, ठीक है। और CO2 आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, CO2 के पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, समझ में आ रहा है। तो CaOH ट्वाइस एक बेस है और CO2 एक एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में एक एसिड है और एक बेस है, दोनों का मतलब मिक्सचर हो रहा है, मतलब दोनों मिल रहे हैं, बात समझ आ रहा है ना, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने ऊपर कहीं पढ़ा होगा, चाहे आप जानते भी होंगे कि एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों के मिलने से एक जो है, दोनों का देखो एक का कैटायन, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों का पार्ट जो है मिल करके CaCO3 बना लेगा, ठीक है, और साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये नॉर्मल सा एक रिएक्शन है, उसके बिहाफ पे ये जो है लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। और मान लो कि अगर CO2 बहुत ज़्यादा पास करोगे इसी लाइम वाटर में, तो क्या होगा कि लाइम वाटर में पहले CO2 पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो बन चुका है, वाटर भी बन चुका है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अभी भी आप CO2 पास किए जा रहे हो। तो अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में अब है कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, और फिर से तुम CO2 डाल रहे हो। तो अब रिएक्शन अगला लिखेंगे, देखो लिखा है ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। CaCO3 पहले से था, H2 पहले से था, अब CO2 जो है ऊपर से आया जा रहा है डिलीवरी ट्यूब से, लगातार अभी आ ही रहा है। तो अब वो रिएक्शन करके इन दोनों से क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है ना। इसको बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है एक्वस फॉर्म में है, मतलब ये इसको ले जाकर किसी भी पानी में या पानी में इसको डाल देंगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा।
तो देखो लिखा है सॉल्यूबल इन वाटर। तो हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि एक्सेस CO2 डालने पे एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, बताओ वो प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो आप बताएंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई मतलब जहाँ हाइड्रोजन लगता है तो वहाँ पे हम लिख देते हैं, बोल देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे क्या कैटायन बनेगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा Ca2+। ठीक है, और SCO3-, तो 2 HCO3- बनेगा, 2, एक जगह बनेगा SCO3-, एक जगह बनेगा SCO3-। तो 2 नेगेटिव चार्ज वाले दो अलग अलग एंटाइटी बन गई। तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा कैल्शियम के ऊपर, तो Ca2+ बन जाएगा। या फिर आपको क्रिस क्रॉस वाला मेथड अगर जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब मैं आयन बनाने की बात कर रहा था। चलिए, लाइमस्टोन मालूम है क्या होता है, चॉक, मार्बल, ये सब मालूम है आपको क्या होता है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जो CaCO3 लिखा है, इसी के ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। क्या है, लाइमस्टोन, ठीक है, चॉक एंड मार्बल। ठीक है, घर में जो मार्बल लगा रहता है एकदम हार्ड मार्बल, वो क्या होता है, CaCO3 रहता है। जो स्कूल में आपके चॉक से लिखा जाता है तो वो क्या होता है, CaCO3 रहता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में भी CO2 छुपा है, इसमें भी कुछ रिएक्शन आने वाले समय में आप हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ये भी CO2 रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसमें CO2 एक तरीके से फार्मूले में देख लो CaCO3, इसमें भी CO2 एक तरीके से छुपा हुआ है। ठीक है, चलो, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो क्या मिल रहा है, क्या ये स्टेटमेंट हमें मिल रहा है सुनने को कि मेटल कार्बोनेट और मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब उससे जो भी संबंधित सॉल्ट है वो बनाएंगे, साथ में CO2 बनाएंगे, साथ में H2 बनाएंगे। तो कोई नई बात कह नहीं रहा है। ऊपर रिएक्शन देखो, फिगर नंबर 2.2 के नीचे, एक्टिविटी 2.5 के नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और दूसरे वाले में टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम बाइकार्बोनेट है। मतलब ये मेटल के कार्बोनेट है और साथ में एसिड है HCl, दोनों में HCl से रिएक्शन होता है, क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो जिस मेटल के कार्बोनेट से बनाया जा रहा है या जिस मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया जा रहा है, उसी मेटल का सॉल्ट बन जा रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बन जा रहा है, और साथ में वाटर बन जा रहा है, और CO2 गैस इवॉल्व हो जा रहा है। उसी को इसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपको एक तरीके से बार बार मतलब समझते हुए याद करना है कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज। अब रिएक्शन को हम जो है कैसे समराइज कर सकते हैं, तो इसने जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, बाइकार्बोनेट बोलो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, दोनों में से कोई भी ले लो, एसिड से मिलाओ, और साथ में जो है क्या मिलेगा रिएक्शन करने के बाद, इसमें मिलेगा सॉल्ट, CO2 और H2O मिलेगा। ठीक है, चलिए, आप ये समझ गए होंगे। तो अगली एक्टिविटी है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब अगली एक्टिविटी है कि एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा ही आपने ऊपर पढ़ा है पेज नंबर 20 पे, ये फिगर नंबर 2.2 के नीचे, एक्टिविटी 2.5 के नीचे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। इसमें मैंने बताया है कि CaOH बेस है और CO2 आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते होंगे। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो आपको पता है एसिड और बेस मतलब मिलेंगे तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ये आपको पता है। लेकिन हम एक्टिविटी में देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। ऊपर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन देखा है, कैसे एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, ये मेटल के साथ ये आपने देख लिया। ऊपर हमने और देखा है एसिड बेस इन लेबोरेटरी में, इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा है। ठीक है, ठीक है, और ऊपर हमने शुरुआत यहाँ से करा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contain distilled water and other 2 contain acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? 3 कंडीशन दिया है, एक में वाटर दिया है, एक में एसिड सॉल्यूशन दिया है, एक में बेसिक सॉल्यूशन दिया है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, और साथ में एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल मतलब वाटर की बात कर रहा है, न्यूट्रल दिया है।
तो अब रेड लिटमस क्या होता है, रेड लिटमस जब हम बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो बेस तो हम पहचान जाएंगे, बात समझा रहा है, बेस क्या होगा हम पहचान जाएंगे, लेकिन बाकी दो को भी पहचानना है, ठीक है ना, बाकी दो को भी पहचानना है। तो हम यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन तो पहचान जाएंगे कि हाँ जिसमें डुबाने पे ब्लू हो जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो वाला सॉल्यूशन जो है, उस टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन जो है क्या है, बेसिक है। बेसिक याद है ना, बी से बेसिक, बी से बीटर और बी से ब्लू कलर ब्लू कलर में हो जाता है, मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। ये आपने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें बेसिक सॉल्यूशन को तो पहचान जा रहा है रेड लिटमस पेपर से, जब वो एक बार ब्लू हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, उसी ब्लू वाले लिटमस पेपर को अब एसिड में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन में डालेंगे। तो दोनों में से एक में वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है। अब दोनों में से किसी एक में डालेंगे, दोनों में से डालेंगे जिसमें वो वापस रेड कलर का हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू को रेड में बदल देता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन जो है रेड को ब्लू में बदल देगा, लेकिन उसी ब्लू को वापस रेड में बदल देगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम जो है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, और दोनों में से कोई भी डुबाएंगे, मतलब रेड वाले लिटमस को, ये जो टर्न होके चेंज होके जो बन गया है ब्लू वाला लिटमस, दोनों में से किसी को भी डुबाएंगे किस में, वाटर वाले टेस्ट में, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे इसमें न्यूट्रल चीज़ है, मतलब इसमें वाटर है। ये हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें कंडीशन यही है कि एक मात्र आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तो आपको समझना यही है कि रेड लिटमस चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस है तो फिर जैसे ब्लू लिटमस होगा अगर फिर वापस रेड में कलर चेंज कर लेगा। तो लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है। आपने पढ़ा होगा ना लिटमस देखिए प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि लिटमस क्या है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल फॉर लाइकन, एल फॉर लिटमस, ठीक है ना। लाइकन मतलब एक प्लांट बताया जा रहा है, जो कि एक थैलोफाइटा डिवीज़न है, उसके अंदर जो है एक प्लांट आता है, ठीक है ना, लाइकन। जनरली आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें जो है दो अलग अलग ऑर्गेनिज़म का, मतलब इसकी एक साथ म्यूचुअल जो है अपने फ़ायदे के लिए रहते हैं, एल्गी फंजाई। तो आप लाइकन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक्टिविटी 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, एक्टिविटी 2.4 हो गया, 2.5 हो गया है, और 2.6 की बात करते हैं। इसमें हम एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें हम देखेंगे। टेक अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ द फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हमने बेस ले लिया है 2 ml, और इसमें जो है फेनोल्फथालीन का जो सॉल्यूशन है, फेनोल्फथालीन का सॉल्यूशन हमने इसमें जो है 2 ड्रॉप जो है इसमें डाल दिया है। फेनोल्फथालीन जो है आपको याद है या नहीं याद है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये डू यू नो के ऊपर जो है, इन दिस चैप्टर के ऊपर जो है लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कि ये एसिड है कि बेस है, हम मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 2.6 में फेनोल्फथालीन का इस्तेमाल करके देखने वाला है, ये रिएक्शन देखने वाला है, चाहे एक्सपेरिमेंट देखने वाला है कि NaOH क्या बेस है या एसिड है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होने वाला होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब आगे चल के बताएगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ठीक है। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसके बाद जो है, अब अभी तक आपने बेस मिलाया था, अब एसिड मिलाना शुरू कीजिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको गिराइए, ठीक है। ऐड डाइल्यूट एसिड मतलब HCl की बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप गिराइए। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, जाहिर सी बात है कि एक बार बेस मिलाया तो कुछ और आएगा, एसिड मिलाएंगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। मतलब कलर चेंज तो करेगा ना, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है, इसका काम ही है बताना, ठीक है। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। वाई डिड द कलर ऑफ द फेनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ द एसिड। अब ये कहना चाह रहा है कि फेनोल्फथालीन का कलर क्यों चेंज हो गया एसिड को मिलाने से। तो भैया ये क्वेश्चन में ये आंसर बता दिया कि फेनोल्फथालीन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। जो आपने फेनोल्फथालीन डाला था NaOH में, बेस में, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, एसिड मिलाते ही चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर है।
चलिए आगे देखते हैं। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सचर। अब फिर से उसमें जो है NaOH डाल दीजिए। डज द पिंक कलर फिनोल्फथलीन रीअपीयर, क्या पिंक कलर जो है वापस आ गया? ठीक है, तो अब कहने का ये मतलब है कि फिनोल्फथलीन अगर बेस में डालते हैं तो पिंक कलर हमें दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने जो है एसिड डाला होगा तो कलर जो है पिंक कलर जो है चेंज हो गया। बात समझ आ रहा है? अब इसने क्या किया कि फिर से उसने बेस डाल दिया, तो बेस की मात्रा बढ़ गई, तो बेस मतलब ओवरऑल सोल्यूशन नेट जो है बेसिक हो गया। लिखा है ना, नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, मतलब अब अल्टीमेटली जो है वो बेसिक ज़्यादा हो गया, मतलब बेस की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो ओवरऑल बेसिक हो गया। तो फिर से कलर जो है फिनोल्फथलीन का क्या हो गया? पिंक हो गया। तो फिनोल्फथलीन का कलर जो है बेस में पिंक होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। आप देखेंगे भी तो याद हो जाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने क्लासेस में, स्कूल में। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन रीअपीयर, तो हाँ रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। वाई डू यू थिंक दिस इज़ हैपेंड, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा ये हो रहा है, ठीक है। चलिए, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बेस इज़ नलिफाइड बाई एसिड एंड वाइस वर्सा। अब देखो, पहले सबसे पहले NaOH था 2 ml, उसमें फिनोल्फथलीन मिलाया तो पिंक कलर था। फिर उसके बाद वापस एसिड मिलाया, उसमें एसिड मिलाया, डाइल्यूट एसिड जो है, तो उसका पिंक कलर गायब हो गया। तो बेस का जो इफ़ेक्ट था इंडिकेटर के ऊपर, फिनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इंडिकेटर के ऊपर जो कलर इफ़ेक्ट था, कलर वाला इफ़ेक्ट था, वो इफ़ेक्ट क्या हो गया? गायब हो गया। वो कलर नलिफाइड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया वो इफ़ेक्ट। किसके द्वारा? एसिड के द्वारा, ठीक है। यानी बेस की वजह से जो फिनोल्फथलीन में कलर आया था पिंक कलर, वो जो है गायब हो गया एसिड के डालने से। और जो वो कलर जो गायब हुआ था वो वापस पुनः वो कलर रीअपीयर हो गया। किसके? फिर से बेस डालने से। दोबारा उसने लिखा है ना, नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NH2S टू अबव मिक्सचर, एक्टिविटी 2.6 में मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर से वो आ गया। तो देखो, इसी बात को इसने स्टेटमेंट में लिखा है कि इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज़ नलिफाइड बाई एसिड। देखो, बेस में एसिड मिलाया है और फिर वाइस वर्सा, अब इस एसिड में फिर बेस मिला रहा है, NaOH को दोबारा मिलाया है, तो ये वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो बेस ने नलिफाई किया बाद में, और पहले क्या था? पहले बेस के इफ़ेक्ट को एसिड ने नलिफाई किया, फिर एसिड के इफ़ेक्ट को जब दोबारा बेस को मिलाया गया तो बेस ने उसको नलिफाई किया। चलिए, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इज़ रिटेन एज। अब रिएक्शन हो क्या रहा है? NaOH के साथ HCl जब मिला रहे हैं तो नमक बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो मतलब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। NaCl नमक, जो नमक खाते हो, और साथ में वाटर, ठीक है। चलिए, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी कह रहा है कि ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज करते रहे। क्यों न्यूट्रलाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? न्यूट्रलाइज शब्द आया क्यों? न्यूट्रल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, जो बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, इसलिए वो बोल रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्टेंट के हिसाब से समझते हैं क्या, क्यों न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है। इसने ये बोला कि NaOH का pH जो है 7 से ज़्यादा रहा होगा, मतलब 7 से ज़्यादा, मोर देन 7 रहा होगा, और HCl का pH लेस देन 7 रहा होगा। तो मोर देन 7 है तो उसको न्यूट्रल पर लाया, और HCl का लेस देन 7 है तो उसको भी वापस न्यूट्रल, मतलब 7 पर लाया, pH 7 कर दिया। NaCl है और H2 है, इसको जो है, ये चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे pH 7 ले लेंगे प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इन द जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, इसी बात को जो है शब्द में लिख दे रहा है, बेस में एसिड मिलाएंगे, चाहे एसिड में बेस मिलाएंगे, एसिड प्लस बेस का हो, चाहे बेस प्लस एसिड का हो, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। चलिए, अब अगली एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। इसको अब देखा जाएगा इसमें क्या होगा। अब इसमें मेटल के ऑक्साइड होंगे, मेटल का कोई ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड को एसिड में मिलाया जा रहा है तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। देखो, नीचे नीले कलर से लिखा हुआ है। फिर इसमें क्वेश्चन दिया है, वाई शुड द कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जब ये आप पढ़ेंगे ये तो आप समझ जाएंगे कि क्यों जो है कर्ड को और सावर सब्सटेंस को जो है ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस आर इन कॉमन।
ठीक है, अगले में पढ़ेंगे इसको। अगले में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अब समझ में आया है कि नहीं आया है? ये आप चाहें तो दोबारा पढ़ लीजिएगा अपने NCERT किताब को। ठीक है, चलिए, ओके।